हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स अड्डा में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न जो है, फाइटोट्रॉन एक सुविधा है। फाइटोट्रॉन एक शब्द है, इसका आशय यही पूछ रहा है। जिसका ऑप्शन ए है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की गति तीव्र करने के लिए। ऑप्शन बी है उत्परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए। ऑप्शन सी है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं आज की इस प्रश्न की व्याख्या को। इस प्रश्न की व्याख्या जो है, फाइटोट्रॉन एक चैम्बर होता है जिसमें नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाया जाता है। इसीलिए जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाना ही फाइटोट्रॉन है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को, यानी दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है ई फ्लो यानी इन्वायरमेंट फ्लो के द्वारा निर्धारित क्या किया जाता है। ऑप्शन ए है विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी है वायुमंडल में छोड़ी गई ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन सी है महानगरीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले ई अपशिष्ट। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि विभिन्न नदियों का वह न्यूनतम जल प्रवाह जो उसके परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम ई फ्लो कहते हैं। ई फ्लो के द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को। विभिन्न नदियों के पर्यावरणीय रूप से धारणीय नदी प्रवाह का न्यूनतम स्तर ई फ्लो के जरिए निर्धारित किया जाता है। यह शुद्ध जल और नदमुख परितंत्र को बनाए रखने के लिए आवश्यक जल के प्रवाह की मात्रा, समय और गुणवत्ता का वर्णन करता है। इसीलिए जो विकल्प ए है वह सही है। ठीक है, देखते हैं आज के तीसरे प्रश्न को। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, यानी पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी संक्रमण की जो अवधारणा थी उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए एल्टन द्वारा। ऑप्शन बी बेनेट द्वारा। ऑप्शन सी बर्कले द्वारा। ऑप्शन डी रेड जेल द्वारा। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि बेनेट द्वारा। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट द्वारा अपनी पुस्तक में दी गई थी। यह सिद्धांत सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों स्तरों पर मानव संस्कृति, भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक नीति के मध्य संबंधों पर जोर देता है, और बेनेट ने ही सर्वप्रथम पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया था। ठीक है, देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। ऑप्शन सी है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ऑप्शन डी है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्पादक जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। यही कथन जो है वह सी सत्य है, और बाकी तीन विकल्प जो है ए बी सी जो है वह तीनों गलत हैं। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न और पांचवें प्रश्न को। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए है सागरी या महासागर। ऑप्शन बी है वन। ऑप्शन सी है पर्वतीय। ऑप्शन डी है मरुस्थलीय। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि सागरीय महासागर। ठीक है, जो महासागर होते हैं वह सबसे अधिक जो है स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें संरचना तथा कार्य लंबे समय तक अप्रभावित रहते हैं। सागरी तंत्र यानी कि महासागर को सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र माना जाता है, क्योंकि सागरी तंत्र के रासायनिक संरचना में लवणता पाई जाती है। साथ ही प्रकाश, तापमान, घुलित ऑक्सीजन आदि स्थिरता के कारण सागरी तंत्र की संरचना लंबे समय तक अप्रभावित रहती है। इसीलिए जो महासागर होता है वह सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठे प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। यह पूछ रहा है कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में जो जैविक पदार्थ होता है पौधों का वह सबसे अधिकतम होता है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन सी शीतोष्ण पतझड़ वन। ऑप्शन डी रेगिस्तानी झाड़ियाँ। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उसका जो जैविक पदार्थ होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या को।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक गर्म एवं नम पारिस्थितिकी तंत्र है जो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के आसपास पाया जाता है। इस बायोम में दुनिया की सबसे बड़ी जैव विविधता शामिल है। इस बायोम के भीतर पौधों और जानवरों की 15 मिलियन से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इसीलिए जो सही उत्तर होगा वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होगा। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। यह पूछ रहा है कि ऐसा इनमें से कौन सा है जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि मानव द्वारा उपयोग किया गया पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी झील। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि धान का खेत जो है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि यह मानव द्वारा स्थापित है, जबकि वन, झील तथा घास का मैदान जो है वह प्राकृतिक परितंत्र होते हैं। देखते हैं आज के अपने 8वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन ए प्रवाल सैलों का खनन, ऑप्शन बी प्रवाल रोगों का फैलना, ऑप्शन सी सागरीय जल में अवसादों का जमाव, ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि जो वैश्विक ऊष्मन होता है वह प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वह वैश्विक ऊष्मन या वैश्विक तापन को माना जाता है। प्रवाल विरंजन के अन्य कारकों में प्रवाल सैलों का खनन, प्रवाल रोगों का फैलना, समुद्री प्रदूषण, जहाज़ों की धुलाई, परमाणु परीक्षण आदि है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 9वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी वन, ऑप्शन डी पर्वत। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि समुद्र जो है वह विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को हम देखते हैं। विविध प्रकार के वातावरण में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। सभी जीव अपने चारों ओर के वातावरण पर निर्भर करते हैं और अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र, इसलिए सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए यानी कि समुद्र। देखते हैं आज के अपने 10वें और अंतिम प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इनमें से एक है जो किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं पूछ रहा है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए है व्यापक नीच या कर्मता, ऑप्शन बी है बड़े आकार वाला शरीर, ऑप्शन सी है संकुचित नीच कर्मता, ऑप्शन डी है आनुवांशिक भिन्नता की कमी। इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी कि व्यापक नीच जो कर्मता होता है वह किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, बल्कि जो अन्य सभी ऑप्शन हैं वह विलोपन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं हम। पारिस्थितिकी कर्मता या व्यापक नीच कर्मता निकेत का सिद्धांत जोसेफ ग्रीनल ने प्रतिपादित किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। इसके अंतर्गत किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण के साथ क्रियात्मक भूमिका को प्रदर्शित किया जाता है। पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में उस प्रजाति की आहार श्रृंखला व ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा होगी, जिससे प्रजातियों की संख्या में कम उतार चढ़ाव होगा। ठीक है, इस व्याख्या को भी आप ध्यान रखें क्योंकि व्याख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सेक्शन से हमने लिए थे। यह 10 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आयोग द्वारा पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल उनकी संभावना है। ठीक है, यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।